फटाक 30 सेकंड में खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। इंडिया टुडे, बहुत शुक्रिया, आपने आज तक से भी बात की। जैन जी, मैं पहले उसी से शुरू करूंगी। मैं जैसे आ रही थी, मैंने आपको देखा, आप इतने सारे अपने सहयोगी लोगों से मिल रहे थे। बहुत पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आपसे मिलने आए हैं यहाँ पर। बात करते हैं लेगेसी की, विरासत की। आप ग्रैंडसन हैं चौधरी चरण सिंह के, आप पोते हैं उनके, आपके फादर हैं चौधरी अजीत सिंह। बहुत हद तक वैचारिक अगर आप बोलें तो रियासत भी है आपके पास, जो आपके ग्रैंडफादर और फादर से आई है। आपको लगता है कि ये चुनाव आपके लिए, खुद के लिए, जयंत चौधरी के लिए ऐसा चुनाव है जो आपकी खुद की चौधराहट साबित कर पाए अगर आप जीते तो? चौधराहट का के जो मायने होते हैं कि पगड़ी आप एक को बांधेंगे, लेकिन जिम्मेदारी सामूहिक होती है। यानी समाज के सभी लोगों का उसमें हाथ होता है और भागीदारी होती है। ये मेरे जो अंडरस्टैंडिंग है चौधराहट की, वो है। और इसलिए ये चुनाव सिर्फ मेरे लिए व्यक्तिगत तौर से महत्वपूर्ण नहीं है। बहुत सोच और मंथन के बाद मैं इस बात को कह रहा हूं, और ये बड़ी गंभीर बात है कि ये देश के अस्तित्व के लिए चुनाव है। और खास तौर से जो वर्ग किसान है, जो कमेरा वर्ग है, जो मेहनत करता है, जिनके साथ न्याय नहीं हुआ है पिछले कई वर्षों में, आज उनके अंदर एक विशेष चेतना जागी है। वो चाहते हैं कि हमारा संगठन आगे बढ़े। तो इसलिए ये चुनाव तय करेगा, ये फैसला करेगा कि जिस तरह का अभी आपने किसान आंदोलन देखा, अगर हम उसका कोई राजनीतिक निष्कर्ष ना निकाल पाए या उसका पॉलिटिकल हम संदेश मजबूत ना कर पाए इस चुनाव में, तो सारी चीज फीकी पड़ जाएगी। आप जैसे कह रहे हैं कि ये चुनाव आपके लिए वैसा चुनाव नहीं है कि आपकी चौधराहट तय करेगा, पर आपसे ये भी पूछना चाहूंगी जयन जी, देखिए आप 20 साल हो गए होंगे अगर मैं गलत नहीं हूं आपको पॉलिटिक्स में। हाँ, चलिए ज्यादा मान लेते हैं, आपको 20 साल हो गए हैं, पर इस बार हमने पहली बार आपको लटकाते हुए देखा, आपको हमने लखीमपुर जाते हुए देखा, आपको हमने आवाज उठाते देखा जब हाथरस हुआ था। पहली बार आपको लग रहा है कि जैसे सुना जाता है, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है, चौधरी साहब का छोरा क्या अब इस चुनाव के बाद अगर जीता तो खुद चौधरी साहब बनेगा? ये टाइटल्स हैं, ये तो सम्मान है, ये जनता तय करेगी क्या वो देना चाहते हैं। मुझे उनके बीच ही रहना है और मेरी अपनी एक जिम्मेदारी है। जैसा आपने कहा, जो विरासत है वो अकेले मेरे लिए नहीं है संभालने की, सबको संभालना है, लेकिन मैं भी उसका एक अंग हूँ। और इसलिए मैंने बड़े अपने आप को डिवोट किया है, बड़े समर्पण भाव के साथ मैं इसमें जुटा हूँ। जयन जी, अभी जैसे 2 दिन पहले आपने इसका उत्तर दे दिया है, पर मैं फिर पूछूंगी क्योंकि ये सवाल अभी भी है, बहुत लोग बात कर रहे हैं इसके बारे में। 2 दिन पहले अमित शाह ने एक मीटिंग बुलाई थी जिसमें जाट कम्युनिटी के काफी लोग गए थे। वहां पर उन्होंने एक बात अंदर बोली जो बाहर आके वर्मा साहब, परवेश वर्मा जी ने भी बोली कि देखिए लड़का सही है, पार्टी गलत है, घर गलत चुन लिया है उन्होंने, पर आप बिल्कुल सही हैं और आपके लिए दरवाजे खुले रहेंगे जो भाजपा से अगर अलायंस आप करना चाहें तो। आपने उस वक्त इमीडिएटली कहते हैं ना, वो कहते हैं बहुत जाट लाइक होता है कि इमीडिएटली आपने साफ होकर बिल्कुल हीरो जैसा जवाब दिया कि मैं चवन्नी नहीं हूं जो पलट जाऊं। थोड़ा जल्दी नहीं बोल दिया? चुनाव बहुत लंबा है, अभी तक तो चुनाव हुआ भी नहीं है, क्या पता क्या आंकड़े आए, क्या रिजल्ट आए, क्या पता जाना पड़े। देखिए, उन्होंने बात तो मीठी करी है, लेकिन उसके पीछे जो उनका एक डिजाइन है, जो इंटेंट है और जिस उद्देश्य के साथ उन्होंने एक संदेश दिया है, उसमें एक राजनीतिक षड्यंत्र मुझे लग रहा है, उसकी बू मुझे आई है। और इसलिए मैंने तुरंत उसको सफाई दी अपने तरफ से, ताकि कहीं कोई नुकसान हम लोगों का ना हो पाए। वो ये चाहते हैं कि एक तो जाट आइसोलेट हो, हम लोग जाट की राजनीति नहीं करते, और हमें वो टैग देना चाहते हैं कि ये देखो ये जाट लीडर हैं। सेकंड, वो माइनॉरिटी कम्युनिटी में जो दूसरा वर्ग है, उनको ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि इनका वोट इनके साथ नहीं है, हम तो इनके लिए बड़े नरम हैं और ये हमारे साथ आ जाएंगे, तो इसलिए अपना वोट खराब मत करो। आपने जो बोला मेरा वही सवाल, वो ट्रांसफरेबिलिटी को काटना चाह रहे हैं। मेरा वही सवाल था कि जो उन्होंने बोला, क्या वो मैसेज जाटों के लिए उतना ही है जितना, देखिए आप कहते हैं कि आप जाति की राजनीति नहीं करते, पर एक बात माननी पड़ेगी, जो वेस्टर्न यूपी है, ये जो बेल्ट है, इसमें अगर आपके पास जाट और मुसलमान का साथ है तो ये इलेक्शन आपके हाथ में है, मतलब कहा जाता है। तो आपको लगता है कि जो उन्होंने बोला ये मैसेज मुस्लिम्स, मुसलमानों के लिए भी था कि देखिए ये पलट जाएगा,
चुनाव का जब रिजल्ट आएगा आप बेटर है AIMIM या बसपा के पास जाइए। ये लोगों को सोचना होगा कि हम तो भाईचारे की बात कर रहे हैं, हम जोड़ने की बात कर रहे हैं और ये अविश्वास पैदा करने की बात कर रहे हैं। इनका मूल मुद्दा ही है कैराना पलायन और मतलब इस तरह का एक जो बंटवारा है उस बंटवारे को जिंदा रखना चाहते हैं। वो जो दर्द है, वो जो पीड़ाएं हैं लोगों की, उसे याद दिलाना चाहते हैं। तो हम लोग पॉजिटिव पॉलिटिक्स की तरफ अपने आप को ले जाना चाह रहे हैं। चैन जी, बस एक ही इस मुद्दे पे बस एक सवाल करूंगी। तो आप ये डंके की चोट पे कहते हैं कि आप चवन्नी नहीं है पलटेंगे, कि चाहे जो चुनाव का रिजल्ट आए आप भाजपा नहीं ज्वाइन करेंगे? मैंने बहुत सोच समझ के निर्णय लिया और मैं सिर्फ आज या कल के लिए फैसला नहीं ले रहा हूं। अभी जो मेरी उम्र है, इस अवस्था में अगर मैं लंबी सोच नहीं रखूंगा, एक विजन के साथ काम नहीं करूंगा, तो फिर कब करूंगा? अगर मैं आज जोखिम नहीं उठाऊंगा तो 60 साल की उम्र में मेरी वो अवस्था नहीं रहेगी, वो हिम्मत नहीं रहेगी शायद। तो बहुत ही धैर्य के साथ और बहुत ही विवेक के साथ हमें फैसला लेना है। मैंने जो निर्णय लिया है वो मेरे वर्ग के लिए, मेरे लोगों के लिए मैं मानता हूं अच्छा है और लंबे समय तक हमें फायदा मिलेगा। और सिर्फ यूपी नहीं जी, हमारी योजना, हमारी थिंकिंग ये है कि जो किसान की एक उनको लगता है कि हमारी कमी है राष्ट्रीय मानचित्र पे, राजनीतिक गलियारों में किसान की पूंछ कमजोर हुई है। तो मैं चाहता हूं कि हम अपनी पार्टी को वहां उस मुकाम तक पहुंचाएं, वो एक वायबल प्लेटफॉर्म उनके लिए बनाएं ताकि उनकी आवाज बुलंद हो। तो यूपी के बाद और स्टेट्स में जाना चाहेंगे? ऑफ कोर्स, राजस्थान में ऑलरेडी हमारा प्रेजेंस है। राजस्थान में हम सरकार में भी शामिल हैं और हमारी योजना है कि राजस्थान में एक जो वैक्यूम है लीडरशिप का, उसको भी हम लोग एड्रेस करें। और जाट पॉपुलेशन मैक्सिमम है राजस्थान में? किसान है, सभी किसान है। यही आपने जैसे बोला कि जो आप पॉलिटिक्स करते हैं जातिवाद पे नहीं करते हैं, पर द फैक्ट इज जयंत, देखिए कहा अभी ऐसा भी जा रहा है कि ये चुनाव अगर धर्म के नाम पर होगा, क्योंकि पोलराइजेशन हो रही है। देखिए, और आपके जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है, जो आपका इलाका होता है वेस्टर्न यूपी में, सबसे ज्यादा पोलराइजेशन यहीं पर हुई है 2013 से, जब से यहाँ पे दंगे हुए हैं। तो आपको लगता है जो बातें चल रही हैं अभी कि अगर धर्म के नाम पर वोट गिरेगा तो बीजेपी भाजपा का है, अगर जाति के नाम पे वोट गिरेगा तो आपका है चुनाव? ये बहुत सिंपलिस्टिक तरीका है सोचने का। ऐसे चुनाव होता नहीं। कई चीजें होती हैं मतदान के समय, आदमी के दिमाग में घूम रही होती हैं, मतदाता के मन में होती हैं और फिर विचार करके वो वोट करते हैं। ये भी सही है कि बहुत वोटर जुड़ा हुआ नहीं है, वो फ्लोटिंग वोट है, वो माहौल को देख के भी मतदान कर सकता है। ये सच्चाई है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं, मुझे विश्वास है कि जनता के जो मूल मुद्दे हैं वो ही आगे रहने चाहिए और एक परिपक्व वोटर के लिए यही जरूरी है। एक मैच्योर डेमोक्रेसी में यही प्रमाण है कि जो असल मुद्दे हैं उन पे हम लोग डिबेट कर पाए, देश को आगे कैसे ले जाना है। धर्म तो आपके व्यक्तिगत आस्था का सवाल है। मंदिर बनने और बनाने पे और मंदिर जाने पे वोट नहीं पड़नी चाहिए। आपकी जो भी इबादत हो वो आपके व्यक्तिगत एक परिवार का, आपके खुद का एक मसला है। मुझे नहीं लगता कि डेमोक्रेसी में इतनी दखल इन चीजों की होनी चाहिए। जैन, देखिए, मैं अगर बात करें, चलिए 2014, 2017, 2019 जाट ने कैसे वोट किया, इस बेल्ट ने कैसे वोट किया, आंकड़े क्या थे, वो सारे सवाल पुराने हैं। चाहे वो आपके साथ थे नहीं थे, वो तो आंकड़े ही बताते हैं, पर ये सवाल पुराने हैं। मैं आपसे यही सवाल करूंगी अभी कि ये जो बेल्ट है अभी जो आपकी, हम मुजफ्फरनगर में खड़े हैं, यहीं पर दंगे हुए थे, आपको लगता है वो जो इतना बड़ा हादसा हुआ और कम्युनिटी के दो डिवाइड हो गए, हिंदू मुसलमान हो गया, आपको लगता है वो भर गई है वो डिवाइड? अब काफी हद तक। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये चीजें जब होती हैं, जो विस्फोट होते हैं, हमारा ध्यान वहां केंद्रित होता है। लेकिन ये तो सिम्टम है, मतलब डिजीज, जो एक्चुअल रोग है वो कुछ और है। जब भी अलग विचार के लोग साथ में रहते हैं, आपने देखा परिवारों में भी झगड़ा हो जाता है। जब झगड़ा होता है तब शायद पता लगता है कि कुछ अंडरलाइंग टेंशन है, कुछ तनाव है। जब रिश्ते सामाजिक, राजनीतिक, व्यापारिक, हर तरीके के रिश्ते जब अच्छे होते हैं, तब एक दूसरे को हम लोग पसंद करना शुरू करते हैं, तब तनाव नहीं रहता। राजनीतिक रिश्ते काफी समय से कमजोर हो रहे थे, एक ध्रुवीकरण चल रहा था। मुस्लिम्स भी चाह रहे थे कि मुस्लिम कैंडिडेट होगा तब हम वोट करेंगे। हमारे दूसरा वर्ग भी एक था जो कह रहा था कि हमें जो चौधरी चरण सिंह का समीकरण था वो कमजोर होता उनको दिख रहा था, उन्हें लग रहा था हमें वोट नहीं मिल रही, हम उनको वोट दे रहे हैं। दोनों वर्ग यही सोच रहे थे एक दूसरे के बारे में। तो एक अविश्वास पैदा हुआ और फिर चिंगारी इन्होंने चलाई और कुछ लोग थे इसमें उनको भड़काने में, तो वो विस्फोट हो गया। लेकिन उसके बाद लोगों को लग रहा है कि फायदा किसका हुआ, नुकसान किसका हुआ, ये भी हिसाब लोगों ने ले लिया है पिछले सालों में।
नुकसान हम सबका ही हुआ है। जैन जी, चलिए मान लिए मुजफ्फरनगर में वो घाव है, भर गया है इस बार कम्युनल लाइंस पर क्योंकि रिश्ते बेहतर हो गए हैं। चलिए अब पॉलिटिकल अलायंस हमने बनाया है, उसका समाज पे भी प्रभाव पड़ेगा। जब 7 वोट करेंगे, जब चौधरी अजीत सिंह जी से यहाँ इस क्षेत्र से खड़े हुए चुनाव, यही उनका मकसद था कि एक बार तुम दोबारा वोट करो जैसे पहले किया करते थे। उन्होंने पहले की तरह उसी अंदाज में वोट किया, तो धीमे धीमे एक धारणा बनी है। चलिए यहाँ पे धारणा बन गई है। मथुरा में क्या हो रहा है? मथुरा में कह रहे हैं कि थोड़ा वीक विकेट पे है आरएलडी। वहां पर अभी अगर आप देखें तो अमित शाह भी यहाँ पर नहीं आए, पर जो जाट समुदाय से मिले हैं वो मथुरा में जाके मिले हैं, कैराना गए हैं। तो क्या इसका आपको जो भी इसका रिजल्ट है भारी पड़ेगा? नहीं, वो अपने प्रयास कर रहे हैं, हम लोग अपने प्रयास करेंगे। मैं भी जाऊंगा मथुरा, और मथुरा में ये भी है कि एक मंदिर की बात चलाई है वहां पर। वहां मंदिर की कोई ऐसी कोई गूंज दूर तक नहीं गई। जब उन्होंने कॉल दी तो आपने नोट किया होगा, कहीं कोई आंदोलन नहीं हुआ, 10 भी लोग सड़क पर नहीं आए। वो इशू नहीं है वहां। जो केशव प्रसाद मौर्य जी ने बोला था, ब्रज क्षेत्र का मिजाज अलग है कुछ। वो उस कल्चर को ये लोग नहीं समझ पा रहे, जो बाहर के लोग आके वहां इस चीज को थोपना चाह रहे हैं, तनाव पैदा करना चाह रहे हैं। उस तरह का तनाव वहां नहीं हो सकता। वहां इनकी जवाबदेही बनती है। हेमा मालिनी जी 2 टर्म वहां एमपी रही हैं, उनके उस क्षेत्र में कई विधायक हैं, तो वो भी तो उनपे एक सवाल है कि आपने काम क्या किए। चलिए काम की बात करते हैं। आपका जो अलायंस हुआ है वो हुआ है समाजवादी पार्टी के साथ। अब समाजवादी पार्टी की चाहे आप मतलब कोई माने ना माने, जो छवि है, इमेज कहते हैं, परसेप्शन मान लीजिए, पहले से है कि लॉ एंड ऑर्डर में थोड़ी वीक रही है जब भी उनका टर्म था। आप मुजफ्फरनगर से हैं, लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पे बहुत बड़ी इशू है। क्या समाजवादी पार्टी की छवि आप पे भारी पड़ेगी? मुझे आप ये बताइए, अखिलेश जी के खिलाफ कोई कानूनी मुकदमा है क्या उन्होंने, या वो खुद अपराधी हैं? नहीं है। मेरे खिलाफ कहीं किसी थाने में कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। तो आप लीडरशिप को देखिए और योगी जी को देखिए। योगी जी पे कितने मुकदमे थे, कितने मुकदमे उन्होंने खुद मुख्यमंत्री अपने कार्यकाल में, उनकी पहली प्राथमिकता ये थी कि मैं अपने मुकदमे खत्म करूं। तो दोनों में सोच में कितना अंतर है। और वहीं अगर लीडर की सोच अच्छी होगी, नीति और नियत साफ होगी, तो उसका असर नीचे तक पड़ता है। जयंत चौधरी को क्या दलित वोट नहीं चाहिए? क्योंकि अखिलेश जी ने बोला था जब चंद्रशेखर आजाद से अलायंस टूटा या नहीं हुआ, जो भी हुआ, उन्होंने तो सिर्फ 5 सीटें मांगी थी। उन्होंने बोला अब हमने वो आरएलडी को दे दी हैं। तो क्या आपकी वजह से चंद्रशेखर जी की गेम बिगड़ गई और मे बी दलित का जो अर्थमेटिक था यहाँ पर वो बिगड़ गया? नहीं, एक तो इसका कोई पैमाना नहीं कि वोट किसके साथ है। चंद्रशेखर जी का अपना दायरा है, संघर्ष किया, मैं उसको इनकार नहीं कर रहा, यंग आदमी है। और जब ये बात हुई तो अखिलेश जी ने भी साफ किया, मैं भी इसको कह रहा हूँ। सीटों पे बात हुई और एक सीट जो हमें दी गई थी अकॉर्डिंग टू आवर अंडरस्टैंडिंग, रामपुर मनिहारा, उन्होंने हमसे पूछा कि ये क्या हम इनको दे दें, साथ ले लें, आपको कोई दिक्कत नहीं है? मैंने कहा बिल्कुल दीजिए, साथ लीजिए। तो हमने कई उसमें कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन होता है, जो संगठन अपना देख रहा है, चला रहा है, उनकी खुद की मंशा होती है कि मेरा दायरा बढ़े, उनकी खुद की कोई पॉलिटिकल कैलकुलेशन होगी। लेकिन ये भी साफ है कि ये पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो अभी काफी चीजें अनटेस्टेड हैं। ये उनके लिए भी परीक्षा की घड़ी है, और उनके लिए भी एक जिम्मेदारी उनकी भी बनती थी कि वो अपना हित और हित ना देखकर यूपी की जनता क्या चाहती है, विकल्प क्या है, उस आधार पे फैसला लेते हैं। हम भी वही कर रहे हैं। ऐसे मैं भी क्लेम कर सकता हूं कि आरएलडी का प्रभाव पूरे पश्चिम में और पूर्वांचल में भी हमारे लोग हैं, तो हमें भी ज्यादा सीट मिलनी चाहिए थी। लेकिन हमारा एक बड़ा लक्ष्य है, एक सोच को लेकर हम चल रहे हैं। जैन जी, एक चीज बताइए, अभी यहाँ से अगर आप जैसे बहुत सारे प्रत्याशी थे, डिसअपॉइंट हुए हैं, आपकी साइड पर भी हैं, क्या टिकट देने में थोड़ी दिक्कत हुई है क्या? अगर आप देखें तो जैसे मुजफ्फरनगर की बात कर लीजिए, और मैं फिर जाति पे आऊंगी, सॉरी मैं सॉरी कहती हूँ, पर मैं फिर जाति पे आऊंगी। कहा जाता है, कहा नहीं जाता, यहाँ पर है भी डिसकॉन्टेंट भी है। यहाँ मुसलमानों को सीट नहीं दी, मथुरा में आपने जाटों को सीट नहीं दी, तो ये जो पूरा डिसकंटेंट है, इसमें प्रॉब्लम होगी? आप देखिए, पिछली बार बीजेपी ने जिस तरह के लोगों को टिकट दिया, कोई फिक्र उन्होंने नहीं की कि क्रिमिनल है, आदमी की जड़ें क्या हैं, कितना उसने प्रचार किया नहीं किया, बिन मांगे वोट मिली है। लहर का चुनाव बना, लोगों ने सिर्फ लीडरशिप को देखा और वोट किया। तो ये भी एक सिस्टम का पहलू है, हम इस चीज को, इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि कुछ वोट कैंडिडेट का है, लेकिन कुछ वोट पार्टी का है, कुछ वोट मुद्दों का है, कुछ वोट लीडरशिप मैट्रिक्स में जो लोग हैं, 2-3 विकल्प हैं, मुख्यमंत्री के जो चेहरे हैं, उन पे भी एक मतदाता ध्यान करके वोट करता है। ये होता है, ये सबसे कठिन फैसला होता है। मैं तो इस सिस्टम में
बहुत समय से कि जुड़ा ये हुआ हूं। thought out था कि आज मैं अध्यक्ष हूं। जी। मैं आपको बताना चाहता हूं, जी, जब टिकट वितरण का सबसे कठिन फैसला होता है और मुझे तो बेहद खराब लगता है, क्योंकि 10 लोग काबिल हैं, उनमें आपको एक को चुनना है, बाद में 9 मनाने पड़ते हैं। तो ये इसमें गलतियां होती हैं, कमियां होती हैं, हुई है इस बार। हमेशा होती हैं। चयन में हमेशा कमियां होती हैं। सबसे बड़ी गलती क्या हुई है इस बार टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में? ये तो चुनाव के बाद पता लगेगा। अभी तो हम भरपूर प्रयास कर रहे हैं, 100% एफर्ट कर रहे हैं और जनता से उम्मीद करते हैं कि छोटी मोटी बातों को और मतभेदों को भुलाकर वोट दें, मजबूती दें हमें। जैन जी, पहले जैसे मैंने बोला था, आपने लाठियां खाई हैं इस बार किसान से। वो जो वीडियो है काफी वायरल हुआ था आपका, जो आपके सारे सपोर्टर्स आ गए थे, हम भी वो दिखाएंगे वीडियो। किसान के अभी जो आपकी पूरी पार्टी है उसका फलक्रम ही किसान है, मानेंगे? जी, उसी पे रेस्टेड है वो। आपने एमएसपी के बारे में, जो 3 कानून है उसके बारे में बहुत बोला है। आपको लगता है कि अनाउंस कर देना चाहिए अभी समाजवादी पार्टी और आरएलडी को कि अगर आपकी सरकार आएगी और आप एमएसपी को लीगल जामा, कानूनी जामा पहनाएंगे? नहीं, दैट इज फॉर फेडरल गवर्नमेंट। वो केंद्र की सरकार को उसमें फैसला लेना है। राज्य सरकार दखल कर सकती है, राज्य सरकार कुछ फसलों में खरीद कर सकती है, कुछ राज्य की सरकार अन्य फसलों में एमएसपी भी घोषित कर सकती है। करेंगे आप? जैसा आपने देखा, केरल ने भी हॉर्टिकल्चर जी, क्रॉप्स को बिल्कुल। इंक्लूड किया है। हमने अपने मैनिफेस्टो में इस बात को रखा है। साथ ही हमने ये कहा है कि विधानसभा में से हम प्रस्ताव पारित कराएंगे, जैसे कुछ अन्य नॉन बीजेपी स्टेट्स ने किया है, ताकि एक दबाव बने केंद्र सरकार पर। जैन जी, इस चुनाव में काफी दिग्गज उतरे हैं। गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ जी लड़े हैं। अखिलेश जी ने पहले बोला कि नहीं भाई, नहीं लड़ पाएंगे, चुनाव हमें पूरा देखना है, और वो भी उतर गए हैं अभी कड़हल से। जयंत चौधरी ने चुनाव क्यों नहीं लड़ा? क्योंकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। मुख्यमंत्री के उसमें अखिलेश जी हैं और योगी जी इनकम्बेंट है, और मैं अपनी पार्टी को बढ़ाना चाहता हूं। चौधरी अजीत सिंह जी के जाने के बाद जितने जिम्मेदारी के लिए शायद मैं तैयार नहीं था, और पार्टी ने मुझे चुना है, जिम्मेदारी दी है, तो भरपूर मैं उसको निभाना चाहता हूं। उसी ओर मेरा ध्यान है। चलिए जैन जी, आप जो जिम्मेदारी दी है आपको, काफी बड़ी जिम्मेदारी है। आपके जो ग्रैंडफादर रहे हैं, जो आपके दादा रहे हैं, चौधरी चरण सिंह, अभी भी मतलब एक कहावत होती थी मुजफ्फरनगर के गांव में, मैं सुन रही थी कि मतदान के एक रात पहले सबके सपनों में चौधरी साहब आते थे कि वोट आरएलडी को जाना चाहिए। आपसे, क्योंकि आप 3rd जनरेशन हैं उसमें, आपसे वो कनेक्ट बना है? जाते हैं गांव में, बात करते हैं, बोली इतनी है, ब्रिज वहां पे मथुरा में आपकी बोली अलग, यहाँ पे अलग, इधर अलग। अलग है। मथुरा में कहते हैं काहेरो, हाँ। तो मतलब भाषा ही अलग है बिल्कुल। बट यहाँ मैं पे वहां पूरी जब मैं खड़ी एमपी बोली रहा, बोलते हैं। हाँ। तो बहुत चीजें सीख गया। हाँ। और मैं आपको बता रहा हूं कि हम लोग अपने वर्कर्स से बहुत जुड़े हुए हैं। दूसरी पार्टीज में इस तरह का कल्चर नहीं है। हमारे यहाँ लोग हक मांग के अपनी बात रखते हैं। क्रिटिसाइज करना हो, आलोचना करनी हो तो करते हैं, मुंह पे करते हैं, और अगर हमने गलत फैसला ले लिया तो उसको भी सुना के जाते हैं। 5 साल हो सकता है हमसे नाराज रहते हैं, लेकिन चुनाव में जब वो देखते हैं कि नहीं, ये तो अपने लोग हैं, हमें मजबूती देनी है, हम लोग मनाते हैं, मान जाते हैं। तो ये होता था, कहते थे बच्चों हिसाब से हम लोग नाराज हैं, लेकिन क्या करें, आखिर में सपने में आ गए। वही मैं बोल तो भावनात्मक जुड़ाव है, अब वो तो रहेगा। तो आपने वही सोच के बोला इस बार के आंखें बंद करेंगे तो अजीत जी के मेरी छवि देखी उनने? हाँ जी, ये वही है, क्योंकि ये एक उसी पहचान को अगर हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो क्योंकि कई चुनावों में हमारे नतीजे अच्छे नहीं रहे, मैं साफ कह रहा हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से, मैं खुद 2 चुनाव हार गया हूँ, लेकिन मैं फिर भी नहीं रुका। लेकिन जो हम एक सपना हमने देखा है, जो हम तस्वीर बनाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश की, तो हमें चाहिए कि जनता हमें एक मौका दे, आशीर्वाद दे। मैं लास्ट 3 सवाल पूछूंगी, और आपका ब्रेकफास्ट भी ले हो गया है, और ये अगर आप ब्रेकफास्ट देखें तो मैं वही बात कर रही थी कि इनका जुड़ाव है कि नहीं जमीनी हकीकत से। तो ये मट्ठा है, वो गुड़ है, और पराठे हैं, और देसी रोटी है, और ये दही, और ये नोनी घी है। ये नोनी घी है। चलिए, नोनी घी क्या होता है ये भी हमें बता दीजिए। सफेद बटर। हाँ, चलिए। तो आप जब जाते हैं गांव में, कैंपेनिंग करते हैं, तो कनेक्ट कैसे होता है? वही मैं पूछ रही थी। जो नहीं, कनेक्ट बनाने के लिए अगर आपको ज्यादा सोचना पड़ रहा है तो आप वो कनेक्ट नहीं बना सकते जी। या तो आपके अंदर वो है या नहीं है, वो एक्स फैक्टर या जो भी है आप कहें, कम्युनिकेशन का एक पहलू होता है कि आप संवाद कैसे कर रहे हैं। तो मुझे लगता है 20 साल तो मुझे हो गए, और शायद 30 साल हो गए जब से मैं गाँव में जा रहा हूँ, लोगों से बात कर रहा हूँ। तो कल्चरली मैं यहीं फिट बैठता हूँ। यहीं फिट बैठता, पढ़ाई मैंने लंदन से की है, वही, बट कल्चरली मैं यहीं फिट बैठता हूँ। बड़े इजीली स्लिप इन हो जाते हैं। जी, मुझे लगता है।
नहीं मतलब वो बात नहीं है, पर मैं अब आपको लगता है कि आपके लिए डू और डाई चुनाव है? नहीं, मेरे लिए कोई डू और डाई चुनाव नहीं। आप लगे रहेंगे? हाँ, मैं लगा रहूंगा, बट येस ऑफ कोर्स जो मेक और एक ब्रेक तो है? परीक्षा की घड़ी है। मेक और ब्रेक तो है? ब्रेक नहीं होंगे हम। ब्रेक नहीं होंगे। नहीं। आपके साथ एक और हैं जो चुनाव लड़ रही हैं, बहुत मतलब सिमिलैरिटीज ड्रॉ करते हैं उनमें, बहुत देखते हैं, जैसे प्रियंका गांधी है। वो भी अपनी पूरी मशक्कत से काम कर रही है, ये मानते हैं? काम जबरदस्त कर रही हैं या नहीं कर रही? प्रयास कर रही हैं। प्रयास कर रही हैं। जैसे उनके लिए ये मेक और ब्रेक है, अपनी कहीं जो आपका नैरेटिव है उनके नैरेटिव से जुड़ता है? मैं उनके लिए कुछ नहीं कह सकता। और पॉलिटिक्स में आपने देखा ही है कि चीजें चेंज होती रहती है। कोई चीज हमेशा के लिए नहीं है। 5 साल का मौका जनता देती है। कोई पट्टा नहीं आपको पहना दिया कि आप ही आप रहोगे। तो आज ये जो अहंकार आज आप देखते हैं कि सत्ताधारियों में एक अजीब सा अहंकार आ गया है। उन्हें लगता है कि हम रहेंगे। बीजेपी के पक्के उन्होंने कार्यालय बना दिए, सारे संसाधन जुटाकर वहीं लगे हुए हैं। गलत फैसला भी लेकर सरकार मानने को तैयार नहीं है कि हमने गलती की है। तो जनता भी इन चीजों को देख रही है। तो इसलिए ऐसा नहीं होता कि पॉलिटिक्स में अगर आप मेहनत करेंगे, जनता के बीच रहेंगे, इश्यूज को लेकर चलेंगे, कहीं ना कहीं मौका मिलेगा। जयंत चौधरी, ये सही बात है क्या कि जयंत चौधरी ने कैबिनेट मिनिस्टर का पद ठुकराया बीजेपी में? आपको ऑफर किया गया था जब जो भी आपकी मीटिंग थी कि आपने बोला कि नहीं, मैं नहीं करूंगा, नहीं आऊंगा? मेरी कोई मीटिंग नहीं हुई। कोई मीटिंग नहीं हुई? ये तो बीच के कुछ लोग होते हैं जो शायद चाहते हैं इस तरह की कोई बात बने, या उनके कुछ लोग हैं जो इस तरह की अफवाह फैला रहे हैं राजनीतिक फायदे के लिए, और वो फायदा उनका है, हानि हम लोगों की है। तो आपकी शुरू से बीजेपी से कोई मीटिंग नहीं हुई है? कोई मीटिंग नहीं हुई। उन्होंने आप कोशिश नहीं की? मतलब कोशिश ऐसी जारी है कि अब वही है जैसे मोदी जी ने कह दिया कि आई एम जस्ट अ फोन कॉल अवे किसानों को। बात किस किसान से हुई? किसी से नहीं हुई। तो वो अपने आप को दिखा रहे हैं कि हम तो बड़े नर्म हैं, हम तो चाहते हैं जयंत जी साथ आए, हम तो बड़ी इज्जत करते हैं चौधरी चरण सिंह जी की। लेकिन जो उनके इश्यूज हैं, जो चौधरी चरण सिंह जी के अनुयायी हैं, या जो उनका चौधरी साहब का विजन था, 5 साल आपको मौका दिया, आपने काम नहीं किया उस पर। आप मुझे अपील करके क्या मिल जाएगा? आप क्या एक रीजन ये भी है कि आप नहीं गए बीजेपी के साथ कि अगर आप जाते तो हो सकता है कि आपकी जो पार्टी है, जो जमीनी संगठन है, वो पूरा खत्म हो जाता? बीजेपी में नया कल्चर आ भी गया। आप देख रहे हैं कि कोई भी एलाय उससे खुश नहीं है, परेशान है लोग, क्योंकि वो साथ लेते हैं और फिर उसी में छुरा खोपते हैं और उस स्पेस को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। सब बड़ी पार्टियां, पहले भी हमने गठबंधन किए हैं बड़ी पार्टियों के साथ, कांग्रेस के साथ भी रहे हैं और सपा के साथ भी रहे हैं और भाजपा के साथ भी रहे हैं सेंट्रल लेवल पे। कभी इस तरह का कल्चर हमने नहीं देखा। बड़ी पार्टी चाहती है, हम सारी पार्टियां चाहती है हमारा दायरा बढ़े, हमारे संगठन, हमारे कार्यकर्ताओं के काम हो, हमारे प्रतिनिधि ज्यादा से ज्यादा चुन के आए, लेकिन इस तरह से कोई नहीं होता। तो एक कल्चरल एक शिफ्ट आया है बीजेपी में। वो सब पे हावी होना चाहते हैं, लास्ट 2 सवाल, विपक्ष मुक्त भारत चाहते हैं। लास्ट 2 सवाल पूछूंगी। जो समाजवादी पार्टी के साथ आपका अलायंस है, क्या अगर आपका अलायंस चुनाव जीतता है, क्या मैं फ्यूचर डेप्यूटी सीएम से बात कर रही हूँ? मेरे मन में ऐसी कोई बात नहीं, ना हम लोगों ने बैठ के ऐसी कोई बात की है। ऐसी जो कोई भी बात जिम्मेदारी होगी, जो पार्टी तय करेगी और सरकार बनेगी, तो जो जिम्मेदारी जो बैठती है ठीक उचित, मैं लेने के लिए हमेशा तैयार हूँ। जयंत जी, बहुत वंस इन अ लाइफ टाइम होता है कि एक मोमेंट आता है कि आप बिल्कुल कस्प पे होते हो, आपको लग रहा है आप उस कस्प पे हैं? मैं ही नहीं, पॉलिटिक्स में एक आया, आपने देखा मंदिर का इशू आया, उसने डोमिनेट किया कुछ दिन। मंडल की पॉलिटिक्स आई, उसने नैरेटिव को चेंज किया। उससे पहले चौधरी चरण सिंह का एक बड़ा सेमिनल मोमेंट था भारतीय राजनीति में, आप सबने देखा है, बोट क्लब की रैली। जी। मतलब पेजेंट और फार्मर का एक पावर का एक प्रदर्शन, प्रतीक। और वो तस्वीर आप बहुत लोगों के घर में वो चीजें अभी भी जिंदा हैं, वो देखेंगे आपके, उनकी यादें वहां तक हैं। तो शायद ये एक मूवमेंट ऐसा आया है कि मिडिल क्लास में भी अवेयरनेस जागी है कि नहीं, शोषण हो रहा है गरीब वर्ग के साथ, अमीर अमीर होता जा रहा है। कहीं ना कहीं अगर हम ये बराबरी की तरफ अगर कोई काम नहीं करेंगे तो एक सामाजिक क्रांति आ जाएगी, जिसका नुकसान, जिसकी आंच हम सबको पहुंचेगी। तो अर्बन मिडिल क्लासेस की भी सहानुभूति किसानों के साथ है। जब ये आंदोलन चला तो आप सोशल मीडिया पे हम लोग इसलिए ट्रेंड कर रहे थे कि हमारा यूथ भी लगा था, और कहीं ना कहीं जो अर्बन, जो लिबरल सोसाइटी का जो हिस्सा है, जो लोग चाहते हैं कि हाँ, नागरिक की जो है आजादी होनी चाहिए सवाल पूछने की, आंदोलन करने की, वे लोग भी साथ आए थे। तो इसलिए मुझे उम्मीद है कि कहीं ना कहीं एक नैरेटिव बन रहा है पूरे देश भर में, और हम एक नया बीज डाल रहे हैं शायद।
जैन जी, आखिरी सवाल है मेरा। पहला चुनाव लड़ रहे हैं आप, जब आपके पिताजी चौधरी अजीत सिंह नहीं है, उनकी जरूरत खलती है थोड़ा? क्योंकि जिन्होंने मैंने बात की बाहर, सबने आपके पिताजी के बारे में बात की, मैंने जिन्होंने आपसे आके बात की, आपको 14 साल पुरानी बातें याद दिला रहे हैं। मतलब एज अ सन तो मैं, मतलब जितना आप मिस कर सकते हैं मैं वो कंपेयर भी नहीं कर सकती, पर इवन एज अ पॉलिटिशियन उनकी जरूरत खलती है। अजीब सा तो लगता है, क्योंकि जब कोई फैसला लेना होता है तो आप किसी से तो बात करोगे ना, तो अब इंटरनली ही मुझे सारी चीजें सोचना पड़ता है कि अच्छा वो होते तो क्या होता। एक तो वो फैक्टर है। सेकंड फैक्टर ये है कि उनका कद ऐसा था और इतना एक्सपीरियंस था और 2, 3, 4 दशक से इन लोगों को वो जानते थे। वो बुला के इनको डांट भी दिया करते थे और मना भी लिया करते थे। जो टिकट नहीं मांग रहा, जो मांग रहा है, जिसको नहीं मिली उसे बुला के उनको एक बार पुचकारना था कि बेटा कोई बात नहीं। तो वो एक लंबा एक अनुभव था उनको और एक विश्वास था, तो उसे कायम करने में वक्त लगेगा। और लेकिन एक अच्छी बात यह है कि बहुत लोग सहयोग कर रहे हैं, कोई ज्यादा मुझ पे प्रेशर नहीं बनने दे रहा और फैसले में भी लोग आगे आके मदद कर रहे हैं। तो जयंत चौधरी अभी चौधरी साहब का ओहदा नहीं चाहते हैं? नहीं, मैं बन भी नहीं सकता। ये तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो यूनिक होती जाते हैं और ओहदे दिए जाते हैं, जी। तो ओवर टाइम आप अर्न करेंगे, आई होप। इसी में थोड़ा गुड़ खा लेते हैं। जयंत जी, थैंक यू सो मच कि आप हमारे से आके मिले आज तक और इंडिया टुडे से बात की।